नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं देहरादून में आयोजित वैली ऑफ वर्ड्स में। ये किताबों का, विचारों का, लेखकों और पाठकों का, साहित्य और कला का उत्सव है। देश भर से यहाँ लेखक और विचारक इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर किताबों की बात हो रही है, लोग अपने शब्द, अपने विचारों के साथ तो यहाँ आते ही हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात ये होती है कि इनकी दिलचस्पी उन लोगों से मिलने में होती है जो जिनको हम पढ़ते आए हैं, जिनको हम सुनना पसंद करते हैं। तो ये विचार और विमर्श का स्पेस है, शब्दों की साझेदारी का उत्सव है। तो आइए आपको दिखाते हैं वैली ऑफ वर्ड्स में क्या कुछ खास हो रहा है। 25 और 26 अक्टूबर को देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आधारित भावपूर्ण शब्दवाणी प्रस्तुति के साथ उत्सव का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समाज में साहित्य की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि साहित्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिबिंब है। ये राष्ट्र और समाज के चिंतन को दिशा देता है। 2 दिवसीय उत्सव में देश भर से लेखक, कलाकार और विचारक शामिल हुए। हिमालयी ग्लेशियर, हिमालयी शहर, भाषा, संस्कृति, सतत विकास, गढ़वाली सिनेमा जैसे विषयों पर 41 सत्र और प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम के आयोजक और वैली ऑफ वर्ड्स के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने कहा कि 2 दिन का ये उत्सव वॉलंटियर्स की साल भर की मेहनत का रंग है। किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल का नामकरण आमतौर पे लोग बड़े लेजी तरीके से उस शहर पे कर देते हैं। तो हमें लगा कि ये वैली ऑफ वर्ड्स जो देहरादून में बेस्ड है लेकिन पैन इंडिया है और ये पैन मतलब पूरी दुनिया में भी जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो 33 वॉलंटियर हैं यहाँ पे उनसे बात करें। वो सारे का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब बच्चे कर रहे हैं। ऑल दिस इज डन बाय वॉलंटियर्स जिनके साथ हम 1 साल उनके साथ मिलकर काम करते हैं। राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। साहित्य उत्सव में इस पर विशेष मंथन किया गया कि राज्य की अब तक की यात्रा और आने वाले वर्षों के लिए क्या नीति होनी चाहिए, क्या भविष्य होना चाहिए। हमारा बहुत ही अनेक हजार सालों में बना हुआ ऐसा समाज है जिसमें बहुत एथनिक ग्रुप, बहुत कल्चरल ग्रुप, बहुत लिंग्विस्टिक ग्रुप आते रहे हैं। उनकी इंटरमिक्सिंग होती रही है और इस इंटरमिक्सिंग ने हमारा एक ऐसा समाज बना है, एक मिनी इंडिया बल्कि मिनी एशिया है, क्योंकि इसमें हिमालय पार के समाज भी हमारे यहाँ इंटरमेंगल्ड हो गए हैं। तो उस डाइवर्सिटी की हिफाजत हमारे दूसरा बड़ा शर्त होना चाहिए। उसमें किसी भी अल्पमत को, किसी भी ट्राइब को, किसी भी दलित को और किसी भी क्या बोलते हैं कम संख्या में रहने वाले जो लोग हैं देश के किसी भी कोने से हों, उनको यहाँ ये लगना चाहिए कि ये हमारा घर है नंबर 1। और बकाया बहुल समाज को ये लगना चाहिए कि इनकी चमक में हमारी चमक निहित है। आपकी अपनी ज़मीन, आपका जंगल, आपका चारागाह, आपका ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो हमारे गांव किस तरीके से वाइब्रेंट बने, इंटैक्ट बने, सर्वसंपन्न बने, उसके लिए हमें स्कूल ले जाना पड़ेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, कनेक्टिविटी ले जानी पड़ेगी, महिलाओं की पीठ का बोझ कम करना पड़ेगा और हर लड़की को भी शिक्षा में ले जाना पड़ेगा। शिक्षा हमें मुक्त करती है लेकिन शिक्षा हमें माइग्रेट भी करती है। तो शिक्षा देते हुए, अच्छी शिक्षा देते हुए हम कैसे अपने बच्चों को अपने गांव में रहने के लायक बनाएं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर अपनी आजीविका को विकसित करने के लिए तैयार करें, ये एक अगली चुनौती है। इस वैली ऑफ वर्ड्स का जो 9वां संस्करण इस समय देहरादून में 25 और 26 अक्टूबर में जो संचालित हो रहा है, इसमें 41 अलग अलग सत्रों का जो है, अगर हम उसका क्यूमुलेटिव टोटल देखते हैं, उनमें से एक सत्र जो है वो विशेष तौर पर वैसे तो सभी सत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में चूंकि शहरीकरण चारों तरफ पैर पसार रहा है और विशेष तौर पर उत्तराखंड की तमाम चुनौतियों के बीच में एक बेहद बड़ी जो चुनौती है वो जो व्यापक स्तर का जो पर्वतीय जो शहरीकरण है और जिसे हम बेतरतीब शहरीकरण और उससे जुड़ी हुई तमाम जो चिंताएं, चुनौतियां, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, आपदा की हो, तो इन सभी मसलों को लेकर के कि भविष्य की जो पर्वतीय शहर हैं उनका क्या आकार हो और उनमें जो चुनौतियां आ रही हैं उनके क्या समाधान निकल सकते हैं, उसके क्या तकनीकी, उसके क्या साइंटिफिक समाधान हो सकते हैं। दुनिया भर में विख्यात दून घाटी में साहित्य उत्सव की ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है और युवाओं को रचनात्मकता से जुड़ने का मंच दे रही है। तकनीक के दौर में भी
किताबों का आकर्षण बरकरार है। साहित्य उत्सव में लोगों की मौजूदगी इसका प्रमाण है। वैल्यू ऑफ वर्ड्स इस लिहाज से बहुत अच्छा है क्योंकि एक बहुत वास्ट एरिया जो है, साहित्य से लेकर डिज़ास्टर से लेकर मीडिया से लेकर एजुकेशन से लेकर तमाम तरह के विषयों पर बहुत अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स एक मंच पर आकर बात करते हैं, तो इसलिए बहुत बहुत फ्रूटफुल है। और कई बार जब हम कहते हैं कि जो युवा है अब वो किताबों से दूर हो रहे हैं, वो मोबाइल के ज़्यादा करीब हैं, बहुत वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो आज के दौर की हकीकत है। लेकिन यहाँ अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, किताबों में भी अभी भी लोगों की दिलचस्पी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती होगी या कुछ बदला है? किताबों में तो कमोवेश वैसी ही होगी दिलचस्पी, बाकी और रीडिंग मटेरियल्स का शिफ्ट जैसे हम अपने फील्ड में ही देखते हैं कि प्रिंट धीरे धीरे कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रहा है, और उसमें भी कंजम्पशन हम देखते हैं कि वेबसाइट्स भी जो पहले टेक्स्ट पे ज़्यादा काम करती थी अब एवी पे काम करना ज़्यादा शिफ्ट कर दिया, ऑडियो विजुअल पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन किताबों का चार्म बना हुआ है। देखिए, मेरा जो अभी सेशन था उसमें मेरी पुस्तक जो है बियॉन्ड पॉलिएंड्री चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एन एथनिक हिमालयन ट्राइब, उसके ऊपर चर्चा हुई और बड़ी सार्थक चर्चा हुई, बड़े प्रश्न भी आए। ये एक बड़ा टची सब्जेक्ट था जिसको कवर करना एक चैलेंज था, लेकिन मैंने वो लिया। एक इनसाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने रिटायरमेंट के बाद पीएचडी की एंथ्रोपोलॉजी पे, ताकि एक किताब लिख सकूं जो कि बाहर वालों ने लिखा है उसको काउंटर कर सकूं और हकीकत बता सकूं कि इस एरिया में पॉलिएंड्री जो थी वो अभी विलुप्त हो चुकी है और उसके सिवाय भी इतना अच्छा कल्चर है जिसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला गया है। तो इस पुस्तक के जरिए जो कि ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी है, वर्ल्ड व्यू जो जौनसारियों का है वो दुनिया को देखने को मिलेगा, ना कि वो जो विदेशी हम पे थोप रहे थे कि उनका वर्ल्ड व्यू जौनसारियों का ये है। मैंने ऑथेंटिक निकाल के लाया हूँ और जो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है अभी जो डिस्कशन में बुक जिस तरह से लिखी गई। उत्सव में स्कूली विद्यार्थी भी अच्छी संख्या में मौजूद रहे। संवाद सत्रों में दर्शक दीर्घा भरी रही। गढ़वाली सिनेमा पर आयोजित एक सत्र में राज्य की फिल्म नीति से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा के बढ़ते रुझान पर चर्चा हुई। गढ़वाली सिनेमा से जुड़े कलाकारों ने इस पर अपनी राय रखी। मैं बचपन से ही सिनेमा में बहुत फैसिनेट करते था मुझे सिनेमा। तो मैं बहुत छोटी थी तब से मैं फिल्में बहुत देखा करती थी, और मेरी जो पहली थिएटर की फिल्म थी वो बलराज सर की घर जवई थी। मैं बहुत इंस्पायर हुई थी उससे। मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे, मैंने योगा ज्वाइन किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने रैंप वॉक के सेशंस लिए, डांस क्लासेस ली। वहाँ मेरा मतलब काफ़ी एक्सपोजर मुझे मिला और काफ़ी कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया। उसके बाद जब मैं वापस आई मुझे मिसेस फोटोजेनिक का टाइटल मिला। जब मैं वापस आई तो मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला कि होलिका गणेश के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैं चली गई। तो मेरा सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मैं चली गई। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और वो स्क्रिप्ट देख के, एक मदर की स्क्रिप्ट थी, क्योंकि लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है तो मदर की वो फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। मैंने वो ऑडिशन दिया और मेरे डायरेक्टर अविनाश धानी ने मुझे तुरंत उसी समय कहा कि आप ही हमारे साथ फिल्म कर रहे हो। और उसके बाद तो इट्स नेवर लुकिंग बैक। मैं बहुत सारी फिल्में की। मैंने इम्तियाज़ अली के साथ में उनकी फिल्म ओ साथी रे में किया। अदिति राव हैदरी के साथ मेरा एक सीन था। हम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो सिद्धार्थ और मेरी बात हुई थी, मतलब हम टीम मेंबर की, तो हम सब प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो फिर अभी जब हम रीजनल बना रहे थे तो हमारे ग्रुप में एक मही था जिसको गढ़वाली आती है। बेसिकली मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने गाँव में ही काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है, तो गढ़वाली मुझे आती है। तो फिर सिद्धार्थ ने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे करते हैं कि मैं तुझे बताऊंगा या किस स्टाइल में हमें लिखना चाहिए, तो तू डायलॉग लिखना। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया डायलॉग लिखना। बट उस जर्नी को मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर जब किया तो मुझे लगा कि ये जो एक आर्ट फॉर्म है डायलॉग लिखने का, ये भी एक सुंदर है, क्योंकि इससे पहले ना मैं राइटिंग करता था ना मैं बुक रीडिंग करता था, जो मैं सच बता रहा हूँ। बट उसके बाद मैं इंजॉय करने लगा, और इसके साथ साथ ही फिर जब कैरेक्टर हम लिखने लगे तो वो जो लीड कैरेक्टर था उसको ऑब्वियसली बात है मैंने उसके डायलॉग लिखे थे। तो जब हमने उसके ऑडिशन दिए तो उसको प्रिपेयर करते हुए मेरे माइंड में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके बैकग्राउंड क्या है, तो वो सब मेरे जहन में थे। तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। किशोर नमित कपूर साहब यहाँ एक्टिंग कोर्स किया। फिर हमारे कॉमन दोस्त हैं सतीश जी जानते हैं, आलोक उल्फत जी, उनकी बहुत सारी एक्टिंग वर्कशॉप की। तो आज
मैं ये देख रहा था कि मुझे बस फिल्में करनी है, तो फिर नौकरी को नमस्ते कर दिया और उस दिन से मैं फिल्मों में लग गया। तो पिछले साल हमने एक गढ़ कुमाऊँ फिल्म बनाई, जो कि गढ़वाल और कुमाऊँ के एक रिचुअल कन्फ्लिक्ट है थोड़ा शादी वादी को लेके। तो इट वाज ए ब्यूटीफुल लव स्टोरी और करीब 2.5 लाख लोग उसे देख चुके हैं। उसके बाद एक फिल्म और हमने बनाई असगार, जो कि हमारे गढ़वाल और कुमाऊँ जो हमारा रीजन है उसमें एक देवी देवताओं के लिए एक अलग स्थान है, उसको लेकर एक हमने फिल्म बनाई। वो काफ़ी अच्छी सक्सेस हुई। आज का जो सेशन था ये था कि अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ उत्तराखंड सिनेमा या फिर गढ़वाली सिनेमा, क्योंकि गढ़वाल में ज़्यादा फिल्में बन रही है एज़ कम्पेयर टू कुमाऊँ। तो इस सेशन का समअप यही था कि किस तरीके की हमारी फिल्में बन रही है, उनका क्या स्तर है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हमारा जो सिनेमा है, हमारी जो कहानियाँ हैं, इसको दिखाने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो यही चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मेरा मानना ये है 1980 के दशक में जब जगवाल आई थी गढ़वाल की फिल्म, तो बहुत ही अच्छी उस हिसाब से, उस दौर के हिसाब से बहुत ही टेक्निकली प्रूफ फिल्म थी, साउंड फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। उसके बाद घर जमाई और चक्रचाल भी था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाया क्योंकि वो जो फिल्में बनाने वाले लोग थे वो हमारे राज्य के नहीं थे, बाहर से आए थे। वो स्किल्ड लोग थे, उन्होंने यहाँ की पोटेंशियल समझी, यहाँ की स्टोरी समझी, यहाँ की ऑडियंस समझा और उन्होंने फिल्म बनाई और वो उन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस भी किया। फिर उसके बाद रुक गया क्योंकि बाहर से आने लोग बंद हो गए। अब हम डिपेंडेंट है अपने यहाँ के टैलेंट पर कि हमारे राज्य से कितना अच्छा टैलेंट निकल सकता है। अब टैलेंट निकलने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आपको बहुत ही पैशनेट स्टोरी टैलेंट होना पड़ेगा, सिनेमा बनाना पड़ेगा। सिनेमा बहुत ही सिंपल, अगर मैं सिनेमा को समझाऊँ तो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू इमेजेस एंड साउंड। ये जितनी अच्छे से लोग समझ पाएंगे कि अगर मेरी कोई कहानी है, मेरे घर की कोई कहानी है, उसको इमेजेस और साउंड के ज़रिए मैं कितना अच्छे से दिखा पाऊँ, इसके ऊपर अभी यहाँ पर काम चल रहा है। वैली ऑफ वर्ड्स में कई कला प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। पारंपरिक आभूषण, 12 अनाज, पुराने समय के लकड़ी के यंत्र, कृषि औजार, कैमरे, पहाड़ी सब्जियां, कंडाली यानी बिच्छू घास से बने फैब्रिक समेत उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाती प्रदर्शनी में बीते समय को सहेजा गया था। ये एग्जीबिशन हमने वाओ के साथ इस साल स्टेट के 25 साल पूरे होने पे लगाई है और इसको ऐसे क्यूरेट किया गया है कि इसमें 4 चीज़ों पे हमने फोकस किया है: फैब्रिक, फूड, ज्वेलरी एंड ड्रेस और मीडिया। और ये सब 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 25 साल में स्टेट में आगे की तरफ अग्रसर हुई हैं, मतलब उनके बारे में और उन चीज़ों पे और काम हुआ है। इसके साथ ही हमने एक टाइमलाइन भी एग्जिबिट करी है जिसमें जो भी नेचर कल्चर से जो 25 साल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको हमने, जो लैंडमार्क चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे हमारी ज्वेलरी की एग्जीबिशन है और जिसमें प्राइवेट लोग भी हैं, और उसके बाद हमारे बीज बचाओ आंदोलन से लोग आए हैं जरदारी जी के यहाँ से, जिन्होंने जो हमारे फार्म्स और जो सीड्स के ऊपर जो काम हुआ है वो एग्जिबिट किया है। साथ में मेहंदी रथ से सुरेंद्र आर्यन जी आए हैं जिन्होंने अपने फार्म प्रोडक्ट्स जो उनके पास हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ होते थे उसके बारे में बात की है। साथ ही जो फैब्रिक पे काम हुआ है, नेटल पे और हेम्प पे, उसमें बैम्बू बोर्ड की तरफ से एग्जिबिशन हुई है। और साथ ही प्राइवेट एक एंटरप्राइज चिटकू के बारे उन्होंने भी यहाँ पे एग्जिबिट किया है। तो एक हमने दिखाया है कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव जो हैं और साथ साथ प्राइवेट लोगों ने इसमें कितना इनिशिएटिव दिखाया है, बट हमने सीमित इसको 4 प्रोडक्ट्स पे ही रखा है और इन चीज़ों को ही हमने साथ में इस एग्जीबिशन में क्यूरेट किया है। कि हमारे जो पारंपरिक अनाज हमारे पास, जैसे राजमा की 200-250 तरह की प्रजातियाँ हैं, ऐसे मंडुआ की भी कई प्रजातियां हमारे मंडुआ की हैं, झंगोरा की हैं, 12 नाजा में अलग अलग प्रजातियां हैं, नौरंगी की हमारे पास 12-13 तरह की वैरायटी जो हैं हमारे, जो हम लोग खुद अपने खेतों पे उगाते हैं। जैसे आप ये देखेंगे मक्की का, आप देखेंगे जैसे मक्की आप ये है तो इसको हम इस साल बोएंगे तो इसमें प्रकृति जो है, नेचर है, इसमें कुछ ना कुछ नया बीज डाल देगा। अच्छा, मतलब जैसा आप ये देखेंगे, इसी को आप देख लीजिए ना, इसका जो ये है इसमें 2-3 तरह का आ गया अपने आप ही, है ना।
अब जैसे इसको देखेंगे आप मक्का में, ये भी अलग अलग कई तरह का इसका बड़ा सुंदर कलर आ गया, इसको नेचर ने सारा कुछ वो किया है। जैसे ये एक आलू होता है, ये तुमड़ी आलू आप जानते हैं ना। तुमड़ी आलू एक गंगी का स्पेशल आलू माना जाता है, उत्तराखंड में फेमस आलू है। इसका जो अपना रेसा अपने आप ही निकल जाता है पूरा। और फिर हमारे पास जैसे ये देखेंगे आपकी धान की कुछ अलग अलग प्रजातियां हैं। ये पहाड़ी काकड़ी है, आप देखेंगे ये पहाड़ी काकड़ी है, मसूर काकड़ी है। मतलब इसका जो रायता ही बहुत अच्छा बनता है और फिर इसका जो बड़ियाँ भी बनती हैं इससे। और इससे जैसे झंगोरा आ गया, झंगोरे की भी हमारे पास कई तरह की प्रजातियाँ हम लोगों के पास हैं। अब ये जैसे कौनी है, कौनी भी आज ख़त्म हो रही है। कौनी की हमारे पास कई तरह की प्रजातियाँ हैं। और जैसे चीना है, चीना की भी हमारे पास कई तरह की प्रजातियाँ हैं। इसको हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे पारंपरिक अनाज हैं इनको कैसे बचाया जाए। ये हम जो यहाँ पे लगाए हैं ये पुरानी ज्वेलरी है जौनपुर एरिया की। इसमें ये चंपाकली है और इसमें हंसली है बहुत भारी वाली। ये दो तरह के डिज़ाइंस हैं इनमें। और ये धगुला है जो कि ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे मेन को, विमेन को और बच्चों को भी अलग अलग वर्जन्स में दिया जाता था। ये ठवाक है, बहुत भारी होता है, विमेन के रिस्क के लिए है। और ये तगड़ी है जो कि विमेन वेस्ट पे पहनती थी, जो इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म्स की होती थी। इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि एक तो हमारे यहाँ सिल्वर के कारीगर बहुत कम रह गए हैं। इतना फ़ाइन काम उत्तराखंड में बहुत कम जगह होता है, ज़्यादातर जहाँ ठप्पे की ज्वेलरी होती है। तो हम इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि कितना रिच ट्रेडिशंस हमारे यहाँ रहे। नॉट जो फैशन सेंस अब एक बात ज़रूर है, लेकिन पहले की फैशन सेंस भी बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। हिमालयन फाइबर प्रोजेक्ट में हम जितने भी रेशे, प्राकृतिक रेशे हमारे उत्तराखंड रीजन में पाए जाते हैं, उनमें प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट इस चीज़ में काम कर रहे हैं। जिन रेशों में हम काम करते हैं उसमें प्लांट फाइबर, वनस्पति वाला रेशा जिसमें बिच्छू घास, कंडाली, हेम, भांग का रेशा, वूल, ऊन और आपका मरीनोस, उसके साथ साथ अंगोरा, कुछ सिल्क्स, इन सब पे हम काम करते हैं। जैसे जो गर्म ऊनी वस्त्र हैं उनमें हम प्राकृतिक रंगाई करके शॉल, स्टोल, मफलर, यहाँ तक कि ट्वीड्स जिनके कोट बनते हैं, इस प्रकार के यार्न्स, धागे हाथ से कतवा के और उसका फाइनल प्रोडक्ट टेक्सटाइल वस्त्र बना देते हैं। कंडाली को यूज़ करके इसमें ये कपड़ा बनाया है। तो किसी भी अगर हमारे बायर को इसमें से कोई सा भी कपड़ा अपने किसी तरीके के प्रोडक्ट के लिए पसंद आता है तो उसके लिए हम वैसी कपड़ा बना के तैयार करते हैं। पिछले 25 साल से मेरी ये सब कलेक्शन मैं कर रहा हूँ। और जो मेरा थीम था, कलेक्शन का उद्देश्य था, वो ये था कि जो जनरेशन हमारी आने वाली है उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम। लगभग 120 साल से लेके 2000 तक के कैमरे, हर मॉडल के कैमरे अलग अलग हैं। और मेरे कलेक्शन में इस समय लगभग 400 कैमरे हैं। कैमरे के अलावा फिल्म्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, बर्तन हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, मतलब अनगिनत सामान है। इन कैमरों के साथ हर आदमी फोटोग्राफर नहीं था। इसमें वही फोटोग्राफर था जिसको उस कैमरे की तकनीक पता थी, कैसे तक फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींची जाती थी, फिर उसका नेगेटिव बनता था, नेगेटिव के बाद उस नेगेटिव की टचिंग होती थी, फिर पॉजिटिव बनता था। तो एक लंबा प्रोसीजर था और हम शॉर्टकट में आ गए। जौनसार की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिसमें अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, आभूषण और पात्र जो है उनको संजो के रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को उस यात्रा से, जो एक उनकी बहुत बड़ी यात्रा है, उस यात्रा से उनको रूबरू कराते हैं और उसको कैसे शिक्षण में यूज करना है तकनीक के साथ में, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो उस समय बनाया है उसको लाना बच्चों के बीच में ज़रूरी है। तो मेरा अपना ही संग्रहालय है, हिमालयी लोक संग्रहालय एवं रिसर्च सेंटर करके हमने एक बनाया है और उसमें जो बच्चे आते हैं या रिसर्चर आते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं और पब्लिक तक पहुंचाते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं। ये मेरा अभी कुछ दिनों से मेरा पैशन है, लगभग 2.5 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं मोल्डेड पे काम करती हूँ और ये पहले ड्राइंग बनाने के बाद कैनवास के ऊपर मैंने इसको ऊंचाई देने के लिए, हाइट देने के लिए इसमें ओल्ड न्यूज़पेपर्स की कटिंग, उनको रोल किया
और फॉइल लगाई है साथ में, इसको प्रॉपर हाइट देने के बाद उनको पेस्ट करने के बाद मोल्डेड क्ले यूज़ किया है शेप देने के लिए। बाकी टेक्सचर मैंने टूल्स यूज़ किए हैं टेक्सचर देने के लिए, बर्ड्स के टेक्सचर्स हैं, हॉर्न्स के टेक्सचर हैं, इनको टेक्सचर दिया मैंने टूल्स से जो स्कल्पचर में यूज़ होते हैं। एक कलाकार के हाथ में आकर किस तरह फेंकी गई वस्तुएं नया आकार ले लेती हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। वैली ऑफ वर्ड्स के इस 9th एडिशन में लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में मैंने अपने एक यूनिक आर्ट फॉर्म को डिस्प्ले किया है, जिसको मैं जंक आर्ट भी कहता हूँ और अपसाइकिल आर्ट भी कहता हूँ। तो यहाँ मैंने उसका टाइटल है मेरा रस्ट एंड रिब्स। रिब्स इसलिए कि मैंने इस एग्जीबिशन में ह्यूमन एनाटॉमी के फिगर्स को डिस्प्ले ज़्यादा किया है, जिसमें टॉर्सोज हैं, मेल फीमेल के हैं और हार्ट बनाए हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी को मैंने एग्जिबिट किया है और ज़्यादातर मेरे एग्जिबिट्स जो हैं वो मैंने जंक से बनाए हैं। यूजुअली इंडस्ट्रियल जंक है, ऑटोमोटिव जंक है, जो कबाड़ इंडस्ट्री में वेस्ट हो जाता है, लोग उसको भेज देते हैं रिसाइकिल करने के लिए। उन रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स को मैंने इकट्ठा करके और मैंने कुछ स्कल्पचर्स बनाए हैं। और मैं ये कहूँगा कि स्कल्पचर्स बनाने से पहले जंक कलेक्टर होना ज़रूरी है। पहले मैं जंक कलेक्टर हूँ, उसके बाद मैं जंक आर्टिस्ट बनता हूँ। तो मैंने जंक कलेक्ट करते करते उनके स्कल्पचर्स बनाने शुरू किए। इति स्मृति, इति लेख, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, बेगर्स कॉरपोरेशन जैसी कई प्रदर्शनी दर्शकों को आकर्षित कर रही थी। किताबों और क्राफ्ट के रंग खूब खिल रहे थे। वेदों और पुराणों का ज्ञान लिए संस्कृत भाषा को कैसे दुनिया की अन्य भाषाओं से जोड़ा जाए, राज्य भाषा संस्कृत से जुड़ी राज्य नीतियों और इसके भविष्य को लेकर एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया गया। संस्कृत कभी आम बोलचाल की भाषा नहीं है। ये अभिजात्य वर्ग में या आर्यों की भाषा थी और आर्य को जाति के रूप में नहीं देखा गया। आर्य को एक भाषा को जो स्वीकार करते हैं उसके रूप में देखा गया है और ये विद्वज्जनों की भाषा थी। इसीलिए इसका साहित्य सबसे ज़्यादा समृद्ध है। संस्कृत की आवश्यकता मेरे विचार से इतना समृद्ध साहित्य कहीं उपलब्ध नहीं। महाभारत के बारे में कहा गया है यत् यस्ति तत् अन्यत् यत् इन्नास्ति तत् न क्वचित्। जो इसमें है वो तो शायद किसी आपको और ग्रंथ में मिल जाएगा, जो इसमें नहीं है वो किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। एक समस्या जो हुई मेरे ख्याल से साहित्य के बारे में भी, वो सही जो बाद का साहित्य कालिदास के बाद का साहित्य है या और है, वो तो लिखित साहित्य मिल जाता है। आरंभिक परंपरा जो वैदिक वाङ्मय में है या वैदिक साहित्य में, वो श्रुति और स्मृति की परंपरा है। तो भाषा एक माध्यम। वैश्विक स्तर पर संस्कृत की स्थापना आज़ादी से बहुत पहले हो चुकी थी और आज भी संस्कृत का स्तर किसी भी मामले में प्रचार प्रसार कम नहीं है। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि IIT के तमाम आदरणीय गरुड़ा जी मिल गए हैं, मल्हार कुलकर्णी उनके बेटे और संस्कृत के विद्वान मिलकर गणक पाणिनियम के आधार पर, पाणिनि व्याकरण और संगणक के आधार पर शोध कर रहे हैं, ताकि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जो संस्कृत का आयाम है, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को, और आप आश्चर्य करेंगे कि संस्कृत के सारे फॉन्ट में हर दिन आप देखिए एक नाम जगदीश डाभी का और कई सारे नाम हैं जो लगातार अपने कार्यक्रम ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण डॉक्टर मदन मोहन झा ने कोरोना काल में इतने ऐप बनाए कि सरल संस्कृत शिक्षण से सबको सीखता है। और संस्कृत आप जानते हैं उत्तराखंड आर्ष राज्य रहा है, आर्षखंड रहा है। सारे पुराण वेद व्यास ने जितना भी लिखा तो संस्कृत की गंगोत्री की धारा की तरह या हिमालय की तरह संस्कृत का मूल रूप उत्तराखंड का ही मूल धारा है, वह कभी समाप्ति भी नहीं हो सकती। मैं तो अपने संस्कृत छात्रों से ये आह्वान भी करता हूँ, मैं कहीं जहाँ भी मंच मुझे मिलता है और संस्कृत शिक्षक होते हैं, संस्कृत जगत होता है, तो मेरा मानना तो यह है कि संस्कृत विद्यार्थियों को तो कम से कम एक दूसरी भाषा, विदेशी भाषा सीखनी ही चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, इवन वो चाइनीज़ भाषा हो, जैपनीज़ भाषा हो। क्यों? उसका कारण क्या है? हमारे जितने भी पुराण हैं वो तो संस्कृत में ही, तो संस्कृत तो वो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अगर वो चाइनीज़
जान सकते हैं, अंग्रेजी जानते हैं या स्पेनिश जानते हैं, तो उस भाषा में उन ग्रंथों का अनुवाद करके उन देशों में हमारे ग्रंथों का ज्ञान पहुंच पाएगा, तो हमारे जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका विदेशों में भी प्रचार। अनुवाद वो जरिया है जिससे देश दुनिया की किताबें अपनी सीमाओं से परे पहुंच रही हैं। सुशील उपाध्याय और मराठी लेखिका सुलभा कोरे ने 72 मील की दूरी किताब और अनुवाद की अहमियत पर चर्चा की। पाठक थोड़ा सा भी इस किताब के साथ जुड़ जाए तो यकीनन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उतना बेहतरीन अनुवाद है कि आंख भर आएगी और आप इंसान के रूप में अपने आप को ये सोचेंगे, देखेंगे। आप इस गुनाह के भागीदार तो नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं मैम के औपचारिक परिचय के बिना ही अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि जब इस किताब के अनुवाद की बात आई तो इस अनुवाद के पीछे की प्रेरणा क्या थी और इस किताब को कैसे आपने सेलेक्ट किया कि इसी किताब का अनुवाद करना है। भारत में हर एक व्यक्ति अनुवादक होता है क्योंकि हर एक को 2 भाषाएं तो ज़रूर आती है और अपना मूल लेखन करना बड़ी आसान बात होती है क्योंकि आप अपनी भाषा के साथ अभिव्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अनुवाद की बात अलग होती है, आपको भाषा के साथ, अभिव्यक्ति के साथ लक्ष्य भाषा तक पहुंचना होता है, यानी जिस भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो ये थोड़ा सा चुनौती भरा काम होता है जो मेरे इससे आया था। हालांकि मैंने इतनी स्वतंत्रता देने के लिए मैंने कुछ कहा नहीं और पढ़ने के लिए कहा था, तो मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मुंबई की भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, आप सुबह निकलते हो और शाम को कब पहुँचते हो घर पता नहीं, लेकिन पहुँचने के बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने इस किताब को हाथ में ले लिया और मेरे ख्याल से रात के 2-3 बज गए थे। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया और नीचे रख दिया और पता नहीं क्यों उस किताब के पढ़ने के दौरान कभी मैं रोई, कभी मेरे आंखों में आंसू आ गए, कभी मुझे दुख भी हुआ, कभी गुस्सा भी आया। और इस तरह से जब किताब मैंने नीचे रखी तो मैंने तय कर लिया था कि मैं इस किताब का अनुवाद करूंगी। जल सत्र में कुमाऊं के पुराने जल स्रोतों, उसके आसपास की स्थापत्य शैली, मंदिर, वृक्ष और जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञ डॉक्टर रवि चोपड़ा ने हिमालय में जल संरक्षण की परंपरा का उदाहरण दिया, जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने का रास्ता सुझा सकती हैं। संस्कार और संस्कृति जो है वो दोनों नेसेसरी कंडीशंस बन जाते हैं। अंग्रेजों ने कभी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को टच नहीं किया एक्सेप्ट इन द सिटीज वेयर दे वर लिविंग। बाकी ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो सिस्टम्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की अंग्रेजों ने। अब आज़ादी के बाद जब माइग्रेशन शुरू हुआ बड़े पैमाने पर, तब फिर इनका डिक्लाइन भी शुरू हुआ है कई जगह पर। बल्कि जो पंथियूर नौला मैंने दिखाया शिमला कोट का, उसकी तो बुरी हालत है। लेकिन अब ऐसा भी दौर शुरू हुआ है जब पानी की कमी महसूस हो रही है लोगों को, तो सुमाड़ी गांव जो है श्रीनगर से ऊपर जाते पौड़ी जाते समय बाईं तरफ सुमाड़ी गांव आता है। सुमाड़ी गांव में लोगों ने ये पुराना जो अपना नौला था उसको बहुत सुंदर बनाकर उसके अंदर भी शेषशाही नाग पर सोए हुए विष्णु का चित्र है। और गौरी कुंड की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बहुत पहले 50 के दशक में मेल डूंगरी का जो नौला है उसको लोगों ने ठीक ठाक किया और उसका उपयोग आज तक हो रहा है। इस उत्सव की सबसे खास आकर्षण थी वैली ऑफ वर्ड्स 2025 पुरस्कार के लिए चुनी गई 8 किताबें, जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की स्वॉलोइंग द सन अंग्रेजी नोवेल, करण माधोक की आनंद एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कैनबीज इन इंडिया अंग्रेजी नॉन फिक्शन, कुसुम खेमानी की लिखी किताब लावण्य देवी का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले अनुवादक बनीव्रत महंत, हिंदी नॉन फिक्शन श्रेणी में सुधीर विद्यार्थी की विदाई दे मां, सोनी पांडे की हिंदी पुस्तक सुनो कबीर
अशोक वटकर द्वारा लिखी गई पुस्तक 72 मील का हिंदी अनुवाद करने वाली सुलभा गोरे, युवा वयस्क साहित्य श्रेणी में लेखिका कृपा की किताब आर्ट इज अ वॉइस और बाल साहित्य की श्रेणी में नील फ्लोरे की किताब कैक्टस वांट्स अ हग। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शॉल और ट्रॉफी के जरिए लेखकों को सम्मानित किया गया, जिनके शब्दों ने पाठकों और निर्णायक मंडल का दिल जीत लिया। मेरा उपन्यास स्वॉलोइंग द सन को इंग्लिश फिक्शन के कैटेगरी में वैल्यू ऑफ वर्ड्स का अवार्ड, बेस्ट फिक्शन इंग्लिश फिक्शन अवार्ड मिला है इस साल के लिए। तो इससे मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मुझे ये और बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड मुझे मिल रहा है। चूँकि मैं थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग भी करता हूँ, ट्रांसलेशन भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी में एक फ्रीडम है, एक एन्जॉयमेंट है, एक स्वच्छंदता है, जो कि ट्रांसलेशन में भी, अनुवाद में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अनुवाद में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बड़ी होती है कि आप किसी के आइडियाज़ को, किसी के शब्दों को, किसी के कहानी को आप दूसरे भाषा में ला रहे हैं। तो क्या आप सही से ला पा रहे हैं? क्या उनके साथ आप न्याय कर पा रहे हैं? उनके पात्रों के साथ आप न्याय कर पा रहे हैं? तो ये चिंताएं थोड़ी सताती हैं ज़रूर। वैली ऑफ वर्ड्स उत्सव के इस अंक के समापन के साथ ही अगले वर्ष के उत्सव के लिए किताबों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये सम्मान लेखकों का हौसला बढ़ाती ही है। साहित्य की धारा का प्रवाह भी अविरल रहता है। नवंबर के बीच में हम फिर सबको लिखते हैं, सब जो हमारे ऑथर्स हैं, हमारे सब पब्लिशर्स को लिखते हैं कि अगले साल की अपनी किताबें हमें भेजें। तो 28 फरवरी तक हमारे पास 700-800 किताबें आ जाती हैं। और इनफैक्ट अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये फेस्टिवल पॉपुलर होता जा रहा है, वो एंट्रीज़ की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो 28 फरवरी तक तो हम ये किताबों को पढ़ते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, देखते हैं लाइब्रेरीज़ में इनका कैसे रिस्पांस हो रहा है, मार्केट में इनका कैसे रिस्पांस हो रहा है। 21 फरवरी से फिर हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे। मीनवाइल ये किताबें चलती रहती हैं, फिर इनका लॉन्ग लिस्टिंग, फिर शॉर्ट लिस्टिंग, फिर KM पानीकर रीडिंग मंथ करते हैं, फिर इति नाट्य हो जाता है, फिर इति नृत्य हो जाता है। सारा साल कुछ ना कुछ लगा रहता है। सो इट इज़ नॉट वैली ऑफ वर्ड्स। ये जो 25-26 को जो हमारा सिग्नेचर इवेंट है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और सारा साल कुछ ना कुछ चलता रहता है और सारा साल चलता रहेगा। दून घाटी में आयोजित वैली ऑफ वर्ड्स में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। हिमालय की बात हुई, हिमालयी शहरों के भविष्य की बात हुई, उत्तराखंड के 25वें वर्ष में प्रवेश करने को लेकर बातचीत हुई। कई रोचक सत्र आयोजित हुए। गढ़वाली सिनेमा को लेकर एक सत्र हुआ जिसमें गढ़वाली सिनेमा के भविष्य को लेकर बातचीत हुई। संस्कृत भाषा को किस तरह से रोजगार परक बनाया जा सकता है। अनुवाद पर चर्चा हुई कि किस तरह से अनुवाद के जरिए एक भाषा की पुस्तक दूसरी भाषा में आती है और बहुत सारे पाठकों तक पहुँचती है। तो इस तरह बहुत सारे विषयों को समेटते हुए वैली ऑफ वर्ड्स में कई तरह के सत्र आयोजित किए गए, कई किताबें आई यहाँ पर और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको भी कुछ नई बातें, कुछ नई उम्मीद, कुछ नई आशा, कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।